नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भारतीय संस्कृति और परंपराओं के वैश्विक पटल पर विस्तार की सराहना की, तो वहीं दूर दराज के देशों में भारत की सांस्कृतिक विरासत के विस्तार पर प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम मोदी ने मन की बात में आगामी महाकुंभ की प्रमुखता से चर्चा की। पीएम ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले भव्य कुंभ को भारतीय संस्कृति का सच्चा परिचायक और एकता का सूचक बताया। देश विज्ञान के क्षेत्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मलेरिया और कैंसर जैसी बीमारियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि लोग पहले के मुकाबले अब इन बीमारियों को लेकर जागरूक हो रहे हैं और कैंसर और मलेरिया पर भारत को लेकर आई हालिया रिपोर्ट काफी संतोषजनक है। पीएम ने कहा 2024 में खेल के क्षेत्र में भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। क्रिकेट, शतरंज, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत ने झंडे गाड़े हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर में हुए अनोखे ओलंपिक का जिक्र किया और कहा कि स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर देने को कहा है, जिससे कि वे आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर सकें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने साइकिलिंग के जरिए फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने को भी कहा। पीएम मोदी ने मन की बात में फिल्म जगत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2024 में हम फिल्म जगत की कई महान हस्तियों की 100वीं जयंती मना रहे हैं। इन विभूतियों ने भारतीय सिनेमा को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। पीएम ने कार्यक्रम के अंत में सभी को वर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि देशवासियों की पॉजिटिव सोच और इनोवेशन की भावना से भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियों का विसर्जन नई दिल्ली स्थित मजनू का टीला गुरुद्वारे के निकट यमुना घाट पर किया गया। इससे पहले गुरुद्वारे में शबद और कीर्तन पाठ और अरदास की गई। इस दौरान उनकी पत्नी गुरशरण कौर भी मौजूद रहीं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज इंदौर जिले के महू में छावनी में विभिन्न सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्मस्थली जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रयागराज में होने वाले दिव्य महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सीएम योगी ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई गणमान्य लोगों से मुलाकात की और उन्हें महाकुंभ मेला 2025 के लिए निमंत्रण दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कल अपना अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेसडेक्स लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ ही इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। इस मिशन के बाद भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अमेरिका, रूस और चीन जैसे 3 देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा, जिसके पास बाहरी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्षयान या उपग्रहों की डॉकिंग करने की क्षमता है। इस मिशन को PSLV-C60 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। ये इसरो के साल 2024 का आखिरी मिशन है। ये मिशन रिसर्च और सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगा। इस मिशन से ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका मजबूत होगी। इसरो के मिशन में 2 अंतरिक्षयान चेंजर SDX-01 और टारगेट SDX-02 होंगे। इनमें से प्रत्येक का वजन 220 किलोग्राम है।
PSLV C-60 के जरिए दोनों अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की सतह से लगभग 470 किलोमीटर ऊपर निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय डाक को 2029 तक मुनाफे में लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान सिंधिया ने डाक विभाग के अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री के सामने पूंजीगत व्यय की अपनी मांगें रखी ताकि विभाग को मुनाफे में लाया जा सके। वित्त मंत्री के साथ बैठक के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि डाक विभाग लागतों को कम करने और ज्यादातर प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि पहले से जारी व्यापार प्रक्रिया री इंजीनियरिंग की कवायद को वित्त मंत्रालय से निवेश पाकर बहुत लाभ मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। अप्रैल 2024 में हुए लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने मतदाताओं का एक विस्तृत डेटा जारी किया है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 97,97,51,847 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 91,19,50,734 थी। महिला मतदाता प्रतिशत की अगर तुलना करें तो वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता का प्रतिशत 48.09% था, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 48.62% हो गया है। महिला मतदाताओं की सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी वाला राज्य पुडुचेरी रहा। यहां महिला मतदाता 53.03% थीं, जबकि दूसरे स्थान पर 51.56% के साथ केरल रहा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 800 थी, जबकि 2019 में 726 महिला उम्मीदवार थीं। महाराष्ट्र राज्य में सबसे अधिक 111 महिला उम्मीदवारों ने लोकसभा 2024 चुनाव लड़ा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी है। ठंड में कोहरे के बीच सैन्यकर्मी परेड करते नजर आए। दिल्ली में चुनाव से पहले सियासत में सरगर्मी देखने को मिल रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना का ऐलान किया था। पार्टी की ये योजना अब विवादों के घेरे में आ गई है। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का प्रावधान है। अब उपराज्यपाल ने इसी योजना के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। उपराज्यपाल के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु को प्रत्येक महिला को 1000 प्रति माह देने और आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता में लौटने पर इसे बढ़ाकर 2100 करने की घोषणा पर जांच के आदेश दिए हैं। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के कामों पर सख्त सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली के द्वारका विधानसभा का एक वीडियो पोस्ट किया है। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि ये दिल्ली के द्वारका विधानसभा की वीडियो है। यहाँ पीने का पानी तो आता नहीं है, ऊपर से प्राइवेट टैंकर से पानी बेचने वाले का टैंकर भी टूटी सड़क में धंस गया। उन्होंने लिखा कि एक बारिश दिल्ली में सारे काम की पोल खोल देती है। तमिलनाडु की राज्यपाल RN रवि ने शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय का दौरा किया और विश्वविद्यालय में हुए कथित यौन उत्पीड़न की घटना का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में 23 दिसंबर को एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले के साथ साथ FIR लीक मामले की जांच के लिए महिला IPS अधिकारियों की विशेष जांच टीम के गठन का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी से पूरे उत्तर और मध्य भारत में ठिठुरन बढ़ गई है।
सर्दी के साथ ही कोहरा भी सतम ढा रहा है। मौसम विभाग ने आज से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत उत्तर भारत में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर सड़कों पर जमी बर्फ के कारण यातायात बाधित है, जिसे हटाने और यातायात बहाल करने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भारी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। गंडों का डोडा संपर्क मार्ग भी भारी बर्फबारी के चलते बंद है, जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। उत्तराखंड सरकार 31 दिसंबर की देर रात तक सैलानियों का जश्न मनाने के लिए विशेष छूट प्रदान करने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड के श्रम विभाग के उप सचिव शिव विभूति रंजन की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड दुकान और स्थापना रोजगार विनियमन और सेवा शर्त अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा आदि को सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे खुले रखने की अनुमति प्रदान की गई है। नववर्ष के अवसर पर अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए राम मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के आने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटा बढ़ाए जाने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो सके। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर वर्षगांठ द्वादशी के रूप में मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा वर्षगांठ पर 11 जनवरी को विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आज संगठन पर्व को लेकर अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्यों से भाजपा के अध्यक्ष, संगठन मंत्री समेत केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। बैठक में संगठन चुनावों की पूरी प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, उस रूपरेखा को बताया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य रहे भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। किशोर कुणाल के निधन की पुष्टि उनके बेटे ने की है। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राइड हेलिंग ऐप्स पर आईफोन और एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के बीच मूल्य अंतर पर कहा कि उपभोक्ताओं के शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस साल ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन 30 करोड़ के पार दर्ज किया गया है, जो असंगठित श्रमिकों के बीच इसके तेजी और व्यापक रूप से अपनाए जाने को दर्शाता है। इस साल 21 अक्टूबर को लॉन्च ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अक्टूबर 2024 के दौरान औसतन रजिस्ट्रेशन 60,000 प्रतिदिन रही। 1 जनवरी से 15 दिसंबर तक एनसीएस पोर्टल पर 1,33,219 वैकेंसी पेश की गई, जिससे स्थापना के बाद से जुटाई गई कुल रिक्तियां 3,89,00,000 हो गई।
ऑनलाइन ब्रोकरेज ग्रो की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में महिला निवेशकों ने खासकर छोटे शहरों और कस्बों से शेयर बाजार में उछाल के बीच सालाना आधार पर औसतन 2.5 गुना से अधिक की वृद्धि की है। आरबीआई के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली छमाही अप्रैल सितंबर में बैंक धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस अवधि में बैंक धोखाधड़ी की कुल 18,461 घटनाएं हुई, जिसकी राशि 21,367 करोड़ रुपए थी। महाराष्ट्र में मुंबई के धारावी के पुनर्विकास की परियोजना पर काम कर रही कंपनी धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड DRPPL ने अपना नाम बदलकर नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड NMDPL कर लिया है। अग्रणी ब्रोकरेज कंपनी वेंचुरा सिक्योरिटीज लिमिटेड ने अगले 2 साल में अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों के लिए 3,801 रुपए के बाजार मूल्य का लक्ष्य रखा है, जो मौजूदा स्तर से 57.8% का अधिक होगा। लेटेस्ट एनारॉक रिसर्च के अनुसार दिल्ली NCR के पेरीफेरल नोएडा एक्सप्रेसवे पर पिछले 6 वर्षों से औसत आवासीय कीमतों में 66% की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं गाजियाबाद के राजेनगर एक्सटेंशन ने इस अवधि में 55% की वृद्धि दर्ज हुई है। स्टार्टअप कवरेज पोर्टल INC 42 की वार्षिक फंडिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को इस साल $12 मिलियन से अधिक की फंडिंग मिली है, जो पिछले साल के $10 बिलियन से 20% अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार इस साल शुरुआती चरण के स्टार्टअप सबसे बड़े लाभार्थी रहे। शुरुआती चरण के स्टार्टअप ने संचयी रूप से $893 मिलियन जुटाए, जो 433 सौदों में सालाना आधार पर 31% अधिक था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब 73,000 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक है, जिन्हें स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यता दी गई है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड AAHL द्वारा प्रबंधित गुवाहाटी स्थित लोकप्रिय गोपनीय बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे LGBIA में 2024 में उल्लेखनीय यात्री वृद्धि देखी गई। हवाई अड्डे के सूत्रों के अनुसार 2024 में प्रभावशाली 6.26 मिलियन यात्रियों को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 2027 तक 12 मिलियन नौकरियां उत्पन्न होने का अनुमान है, जिसमें 3 मिलियन प्रत्यक्ष और 9 मिलियन अप्रत्यक्ष भूमिकाएं होंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का 2030 तक विनिर्माण उत्पादन में $500 अरब हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। दक्षिण कोरिया के मोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जेजू एयर का विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस हादसे में 124 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 2 लोगों को बचाया गया है। इस विमान में 175 यात्री के अलावा 6 क्रू मेंबर सवार थे। ये यात्री विमान बैंकॉक से वापस लौट रहा था। नए साल से पहले अफ्रीकी ब्राजीलियाई समुद्री देवी यमंजा की पूजा के लिए श्रद्धालु रियो डी जेनेरियो के प्रतिष्ठित कोपाकबाना समुद्र तट पर एकत्रित हुए और पूजा की। यूक्रेनी ड्रोन के खिलाफ रूस के हमले में अजरबैजान एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान से माफी मांगी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग यून ने नए साल से पहले पिछले हफ्ते देश की सत्तारूढ़ पार्टी की नीति निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों के रिश्तेदारों ने अपने प्रियजनों को घर वापस लाने के लिए युद्ध विराम समझौते की मांग को लेकर साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन के तौर पर हनुक्का के तेल अबीब में मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया। इजरायल की सेना ने शुक्रवार को उत्तरी गाजा के जिस अस्पताल पर छापा मारा था, वहां से दर्जनों चिकित्सा कर्मचारियों सहित 240 से अधिक फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। इसमें अस्पताल के निदेशक भी शामिल थे। यमन के हूती समूह ने मध्य प्रांत अल-बायदा के हवाई क्षेत्र में एक अमरीकी AIMQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है।
कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने दोहा में हमास प्रतिनिधि मंडल के साथ गाजा युद्ध विराम वार्ता पर बातचीत की। रूस ने कहा है कि वे 1 जनवरी से मालदोवा को गैस निर्यात बंद कर देगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आज प्रोस्टेट सर्जरी होगी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के मध्य क्वींसलैंड तट पर शार्क के हमले में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले 1 महीने में मध्य क्वींसलैंड में ये दूसरी घटना है। सूडान के एल फशर शहर में 2 कैंपों पर अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स के हमलों में कम से कम 20 नागरिक मारे गए और 17 अन्य घायल हो गए। किर्गिस्तान की जलालाबाद में चीन किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान रेलवे परियोजना का शुभारंभ किया गया। मध्य गाजा पट्टी में मगाजी शरणार्थी शिविर के एक घर पर शनिवार को इजरायली हवाई हमले में कम से कम 9 फलस्तीनी मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। यूरोपीय संघ के देशों में स्मार्टफोन, टैबलेट और कैमरे के लिए एक समान सी टाइप चार्जर की व्यवस्था कल से लागू हो गई है। अब 27 देशों में USB C टाइप पोर्ट वाले उपकरण उपलब्ध कराना निर्माताओं के लिए बाध्यकारी हो गया है। यूरोपीय देश क्रोएशिया में आज राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। शतरंज चैंपियन डी गुकेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम ने डी गुकेश के दृढ़ संकल्प और समर्पण की सराहना की और कहा कि उनका आत्मविश्वास वास्तव में प्रेरणादायक है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी साल 2024 की फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियन बन गई हैं। कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की आयरिन सकुंदर को मात दी। ये कोनेरू हम्पी का दूसरा विश्व रैपिड खिताब है। इससे पहले वे 2019 में खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 228 रन बना लिए हैं। वहीं बुमराह ने 200 टेस्ट विकेट पूरे किए। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रन की बढ़त हासिल हुई। बुलावायु टेस्ट में अफगानिस्तान की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 2 विकेट खोकर 425 रन बना लिए। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 148 रन का लक्ष्य रखा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर 27 रन बना लिए हैं। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान ने अपनी दूसरी पारी में 237 रन बनाए। अफ्रीकी टीम ने पहली पारी में 301 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड ने T20 सीरीज के पहले T20 मैच में श्रीलंका को 8 रन से हरा दिया। इसके साथ न्यूजीलैंड ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 172 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत शनिवार से हुई। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन समारोह बेहद सादा रखा गया। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 के पहले दिन खेले गए मैच में कल दिल्ली एसजी पाइपर्स ने टीम गोनासिका को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। फीडे के उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद ने कहा कि प्रतियोगिता के ड्रेस कोड का पालन करना सभी खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन जींस पहनने से रोकने के कारण प्रतिष्ठित फीडे विश्व रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप से हट गए हैं। भारतीय सेना ने स्थानीय समुदाय के सहयोग से द्रास कारगिल में सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम का आयोजन किया।
हिंदी सिनेमा के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर शनिवार को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपकमिंग फिल्म वैदा ने अपनी रिलीज डेट बुक कर ली है। यह फिल्म 2025 की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म इंडस्ट्री में वर्सेटाइल अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सुपरहिट सीरीज द फैमिली मैन के तीसरे सीजन की शूटिंग पूरी कर दी है।